हेलो स्टूडेंट्स। अपनी सहायक पुस्तक वितान की कहानी सिल्वर वेडिंग को पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों? चर्चा कीजिए। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का जो विकास हुआ था वह किशंदा के आधार पर हुआ था। किशंदा का जो स्वभाव था, जो उनके विचारधारा थी, उसी को ही यशोधर बाबू ने भी अपने जीवन में उतार लिया था। उनके कार्य करने का, सोचने समझने का सब तौर तरीका सिर्फ किशंदा जैसा ही था। सरकारी क्वार्टर में वह रहते थे और वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। किशंदा ने ही उन्हें नौकरी दिलवाई थी और किशंदा ने ही उन्हें सरकारी क्वार्टर भी दिलाया था। यशोधर बाबू की स्थिति थोड़ी अलग थी। उनकी पत्नी और के सोचने का तौर तरीका अलग था। यशोधर बाबू ने तो अपने आप को किशंदा के व्यक्तित्व के या उनके सिद्धांतों के अनुसार ढाल लिया, लेकिन उनकी पत्नी इस तरह का व्यवहार नहीं अपना पाई। उनकी पत्नी को लगता था कि जब वह संयुक्त परिवार में रहती थी तब उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया वह उनके लिए मजबूरी थी, पाबंदी थी, लेकिन अब वह उस तरह का जीवन क्यों जिए? यदि बच्चे आधुनिक जीवन जी रहे हैं, आधुनिक सामान ला रहे हैं, तो उससे आपत्ति क्या है? यदि उनका रहन सहन, पहनना ओढ़ना यदि कुछ बदलाव का आधुनिक हो गया है तो उसमें परेशानी क्या है? तो इस तरह दोनों के जो विचार थे वह बिल्कुल अलग थे। यशोधर बाबू की पत्नी ने बच्चों के साथ साथ अपने पहनावे को भी बदल लिया था, अपने रहन सहन के तौर तरीकों को, सबको आधुनिकता के परिवेश में अपने आप को ढाल लिया था। उन्होंने उन सारी चीज़ों को अपना लिया था, जबकि यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाए और वह सारा जीवन अपने पुराने सिद्धांतों, तौर तरीकों और किशंदा के व्यक्तित्व से ही प्रभावित रह गए। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? किशंदा की मौत का संबंध इस वाक्य से क्या रहा? जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार जब आता है, जब यशोधर बाबू किशंदा की मृत्यु के बाद उनके एक जाति भाई से पूछते हैं कि किशंदा की मृत्यु कैसे हो गई, तब वह कहता है कि जो हुआ होगा। अब जो हुआ होगा कहने से उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ होगा। क्या परिवार ना रखने वाले किशंदा की मृत्यु के बारे में किसी ने जानना भी आवश्यक नहीं समझा? किसी ने यह जानना उचित नहीं समझा कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? इसके अतिरिक्त जब पूजा के दौरान यशोधर बाबू किशंदा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, जो हुआ होगा से कैसे हुई, तो किशंदा भी उनसे कहते हैं, भाऊ सभी जन इस जो हुआ होगा से मरते हैं, अर्थात सब इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह पाठ में अलग अलग जगह पर जो हुआ होगा की अलग अलग छवियां हमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आता है, समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग यशोधर बाबू एक जुमले अर्थात तकिया कलाम की भांति करते थे। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? ये सच है कि समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम था। जब भी यशोधर बाबू को कुछ अनुचित, कुछ गलत, कुछ ना होने योग्य जैसा लगता था तो वह अनायास ही कह उठते थे समहाउ इम्प्रॉपर, और इसका प्रयोग कहानी में कई बार हुआ है। उनके मुंह से यह वाक्य अपने आप ही निकल जाता था, जैसे कि साधारण से पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, वृद्धा पत्नी का आधुनिक रूप धारण कर लेना, अपना लेना, पहनावा बदल देना, पुत्र द्वारा अपने पिता को वेतन ना देना, शादी के संबंध में बेटी का खुद का निर्णय लेना कि वह विवाह अभी नहीं करेगी और करेगी तो किससे करेगी, घर में आधुनिक चीजें जैसे गैस, फ्रिज आदि का आना, सिल्वर वेडिंग की शानदार पार्टी का होना, केक कटना। तो ये जो सारी चीजें थी, ये कहानी में जो घटित हुआ है, यह सब उनको अनुचित लगता था, समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी थे, भारतीय मूल्यों और मान्यताओं में विश्वास रखने वाले थे।
कहानी के तथ्य के संबंध में कहा जा सकता है कि कहानी का यशोधर बाबू से गहरा संबंध है। ये समहाउ इम्प्रॉपर ही उन्हें आधुनिक नहीं बनने देता। जब भी उन्हें कुछ अनुचित लगता था तो वह उसे समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना और स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है। संयुक्त परिवार प्रथा, जिसमें परिवार के पूरा परिवार होता था, सभी भाई बहनों के परिवार एक साथ रहते थे। आज के समय में परिवार के नाम पर पति पत्नी और बच्चे ही शेष बचे हैं। कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे अपने करियर के बारे में खुद निर्णय लेते हैं, अपने शादी विवाह के बारे में खुद निर्णय लेते हैं। माता पिता के द्वारा मानी जाने वाली मान्यताओं और परंपराओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करने के नाम पर कुछ नहीं होता। तो हमारा मानना यह है, या लेखक का मानना यह है, कि कोई भी परिवार, या ये कहिए किसी भी परिवार की संरचना सही रूप से तभी हो सकती है जब परिवार के बाकी सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हो, आपसी मेल जोल तालमेल उनके बीच हो, और वह एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, एक दूसरे की परेशानियों और खुशियों को बांटते हो। तभी किसी भी परिवार में सामंजस्य बैठ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? अर्थात हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है हाशिए से बाहर होते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी अंतराल, और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इन तीनों में से हमारी कहानी की मूल संवेदना क्या है? अर्थात हमने कहानी पढ़ी, सुनी, समझी। अब उस कहानी को पढ़ने, सुनने, समझने के बाद हमें बताना है कि कहानी की मूल संवेदना, अर्थात जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुख्य समस्या है, आखिर वह क्या है? इन तीनों में से क्या है? जहाँ तक मूल संवेदना की बात आती है कहानी की, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर जो कारण है वह है पीढ़ी अंतराल, अर्थात जनरेशन गैप। पीढ़ी अंतराल ही इस कहानी की मूल संवेदना है। कारण 2 पीढ़ियों के बीच जो वैचारिक मतभेद है, वह इस कहानी में दोनों ही पीढ़ियों के द्वारा सही नहीं किया गया, या करने का प्रयास नहीं किया गया। हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं वह आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं, वह आधुनिक समय की चीज़ों को प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे गैस, फ्रीज आदि। जबकि यशोधर बाबू का मानना यह है कि गैस पर बनी रोटी से खाने से पेट में गैस बनती है। फ्रिज में रखा फ्रिज का जो प्रयोग है वह सिर्फ बासी खाना खाने का एक साधन मात्र है। फ्रिज का प्रयोग ही बासी भोजन करने के लिए होता है। इस तरह की जो सोच थी वह बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी, और वहीं आकर दोनों में टकरार होती थी, दोनों विचारधाराएं टकरा जाती थी। यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वह इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके आधुनिकता में ढल गई थी। उन्होंने बच्चों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया था। दूसरा, उन्होंने आधुनिक चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दिया था, आधुनिक जीवन बिताना शुरू कर दिया था। रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें उन्होंने आधुनिक समय के अनुसार करनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उनका और उनके बच्चों का तालमेल तो बैठ जाता था, लेकिन इन सारी चीज़ों को ना अपना पाने के लिए कारण, या कदम ना उठा पाने के कारण यशोधर बाबू तालमेल नहीं बिठा पाते थे। जबकि स्थिति यह होनी चाहिए थी कि बच्चों को भी अपने पिता की मर्यादाओं, मान्यताओं, परंपराओं को ध्यान रखना चाहिए था, और पिता को भी बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे पुराने समय के हिसाब से जीवन नहीं गुजार सकते। इस तरह दोनों को ही पहल करनी थी और दोनों को ही उसमें सहयोग करना था। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते, या अच्छा ना लगने का क्या कारण रहा होगा। मानव जीवन प्रगतिशील है,
आए दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और वह जो सारी चीज़ें हैं वह सब मनुष्य को सुख देने के लिए या उसका जीवन आसान बनाने के लिए की जा रही है। जैसे कि यदि हम देखें तो रसोई गैस सुविधाजनक और आधुनिक है, फ्रिज सुविधाजनक और आधुनिक है, टीवी, मोबाइल आदि सब बदलाव के साथ साथ सुविधाजनक भी है। पुराने समय के कुछ बुजुर्ग उन सारी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते। उनके अनुसार रसोई गैस पर बना खाना पेट में गैस बनाता है, फ्रिज बासी खाना खाने का साधन है, टीवी मोबाइल बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह की जो सोच है वो उन्हें परेशान करती है, वो उन सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम यशोधर बाबू के मामले में देखें तो एक और तो उन्हें फ्रिज बासी खाना खाने का साधन लगता है, लेकिन दूसरी ओर जब कोई मेहमान आता है और उसे वह ठंडा पानी पिलाया जाता है और मेहमान के चेहरे की संतुष्टि देखकर उन्हें बहुत आनंद मिलता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं वे उन सारी चीज़ों से सहमत भी हैं, लेकिन उन बदलावों को मानने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं और इसके पीछे उनकी मान्यताएं और आदर्श आ जाते हैं। तो दोनों पीढ़ियों को ही इनके बीच सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कहानी यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अनुभव और सोच के आधार पर तर्क दें। पहला है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह के पुराने और वे सहानुभूति के पात्र नहीं, अर्थात यशोधर बाबू पुराने विचारों के हैं, इसलिए उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। अर्थात वह यदि नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ने नहीं देती, इसलिए उन्हें सहानुभूति चाहिए। अगला है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यदि हम देखें तो हमारे अनुसार कहानी का प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, यदि नया उन्हें खींचता है तो पुराना उन्हें छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता है, यही उचित है। क्यों? क्योंकि यदि वह नई चीज़ों को कुछ अपनाना भी चाहते हैं तो पुरानी चीज़ें उन्हें अपनी ओर घेर लेती हैं, उनके विचार और आदर्श उनके सामने आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि यह आधुनिक जीवन अपना नहीं है, यह पाश्चात्य संस्कृति की देन है। तो इस तरह दुनियादारी के मामलों में भी बात बनती है कि यशोधर बाबू पुराने आदर्शों को मानते हुए यह मानते हैं कि रिश्तेदारों के हालचाल पता होते रहना, उनके साथ पास आना जाना बने रहना चाहिए, जबकि उनकी पत्नी और उनके बच्चों का मानना यह है कि जिस तरह बाकी सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं तो उसी तरह हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति इतना लगाव नहीं रखना चाहिए, यदि वह हमसे कोई नाता नहीं रखते हैं तो हमें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इस तरह यशोधर बाबू के साथ भी यही स्थिति है, उनके अंतर्मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है जो नए और पुराने के बीच होता है। एक और कहीं छोटा सा एक कॉर्नर या एक कोना उनके मन में है जिसके आधार पर आधुनिकता उन्हें कहीं कुछ मात्रा में सही लगती है, लेकिन यदि वे अपने आदर्शों और सिद्धांतों की ओर देखते हैं तो उनकी पुरानी मान्यताएं ही उन्हें जीवन बिताने के लिए एक अच्छा तरीका लगती हैं, अच्छा साधन लगती है। तो इसी तरह यहीं पर हमारी कहानी सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।